हेलो दोस्तों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने अध्ययन किया था लोकतंत्र के संबंधित विभिन्न सिद्धांत व अवधारणाएं, जिसमें हमने सिद्धांत पढ़े थे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, लोकतंत्र का समाजवाद सिद्धांत व दृष्टिकोण। इसके अलावा एक और हमने प्रश्न हल किया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आज हम लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक परीक्षण है, आलोचना यानी जब हम कोई भी विषय वस्तु जिसकी आलोचना करनी है, उसकी बुराई करनी है, तो उसके गुण व दोषों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो देखिए, लोकतंत्र को समझने के लिए उनके गुण व दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो अन्य शासन प्रणाली से सर्वश्रेष्ठ हैं, और कुछ इसमें दोष भी हैं। उन दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लोकतंत्र के दोष। तो देखिए, पहला गुण लोकतंत्र सार्वजनिक हित में वृद्धि करना। तो देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली है, वो अपन कह सकते हैं प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, जो जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को शासन का संचालन करने के लिए भेजते हैं। जो भी प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, उसको आगे और भी करना है। इसीलिए वे हमेशा निजी हित की बजाय सार्वजनिक हितों पर बल देते हैं, क्योंकि उसको पुनः चुनाव लड़ना है और वो जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में ही हमेशा शासन करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार शासन कहा गया है। अगली इसकी विशेषता है कार्यकुशल शासन। तो देखिए, कार्यकुशल शासन की बात करते हैं तो मतलब लोकतंत्र शासन प्रणाली में कार्य को व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, कुशलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि जनता की मांग के अनुसार, या अपन कह सकते हैं जनमत के अनुसार ही शासन की नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों को लागू किया जाता है। शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की भरकस प्रतिनिधि कोशिश करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को कार्यकुशल शासन
कहा गया है। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तो देखिए, सार्वजनिक शिक्षा के साधन की बात करते हैं। जनता के पास अनेक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान तब होता है जब आम चुनाव आते हैं और प्रतिनिधि जनता के बीच में रहकर के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। इसीलिए जो भी प्रतिनिधि हैं वो छोटे हितों की बजाय बड़े हितों का ध्यान रखते हैं। तभी गेटल ने कहा है कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय है। अगली विशेषता है नैतिक शिक्षा का साधन। तो देखिए, नैतिक शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। लोवेल ने कहा है लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता, पवित्रता की भावनाओं को मजबूत करता है। व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वह शासन में अपनी भागीदारी निभाता है तो उस परिवार की जो संकीर्ण सीमाएं हैं उससे बाहर आकर के सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है और वह सभी नागरिकों के सामने सहयोग, सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करता है, क्योंकि उस प्रतिनिधि को उन्हें चुनाव लड़ना है। अगली विशेषता देशभक्ति की शिक्षा। तो देखिए, लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल ने कहा है लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो लोकतंत्र में राज्य है वो किसी शासक वर्ग की संपत्ति न होकर के संपूर्ण जनता की संपत्ति होती है। अगला गुण है क्रांति से सुरक्षा। प्राय लोकतंत्र शासन में जनता की भागीदारी होती है और शासन किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के संपूर्ण जनता के हाथ में होता है। इससे क्रांति से सुरक्षा मिलती है और क्रांति होने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। और लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी अपनी बात कहना, चुनाव लड़ना, घोषणाएं करना सबको अधिकार है। अगली विशेषता समानता, स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। लोकतंत्र किसी भी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं और सबको मत देने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार में अपनी या शासन में अपनी भागीदारी निभा सके। अगली नेक्स्ट गुण स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। प्राय लोकतंत्र शासन व्यवस्था में निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है।
न्यायपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और अनुचित नीतियों का वो विरोध भी करती है। अगला गुण कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है। तो देखिए, प्राय लोकतंत्र शासन प्रणाली में सभी को बोलने, लिखने, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। उनको स्वतंत्रताएं दी जाती हैं और कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि किसी भी प्रकार पर अनुचित नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। लेकिन अधिनायक तंत्र शासन प्रणाली में इन क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। 10वां गुण संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। यहाँ पर उसको कह सकते हैं वित्तीय शासन में विश्वास करता है। सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है और शक्तियों का बंटवारा। 11वां गुण शक्तिशाली शासन व्यवस्था। तो हमने पढ़ा था लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा करता है, जिससे अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली है वो जन सहमति पर आधारित शासन प्रणाली है। जब भी राष्ट्र पर संकट आता है संपूर्ण जनता एक हो जाती है। अगली विशेषता विश्व शांति का समर्थक। तो देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली जो विश्व में शांति उत्पन्न करती है। प्राय विश्व के सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और वहाँ शासन प्रणाली समय समय पर जो विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया जाता है उससे छुटकारा मिला है। जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र। ये इनका इतिहास बताता है कि इन्होंने विश्व में अशांति का खतरा उत्पन्न किया था। लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली शांति का प्रतीक है और दोनों राष्ट्रों के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है तो पारस्परिक वार्ता, समझौते, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने हुए हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उनके माध्यम से सुलझारा किया जाता है। तो ये लोकतंत्र के गुण। अब देखिए लोकतंत्र के दोष। तो लोकतंत्र के दोषों के बारे में पढ़ते हैं तो लोकतंत्र में कुछ विशेषताएं भी हैं, लेकिन विशेषताओं के साथ साथ उसमें दोष भी हैं। तो देखिए इनका पहला दोष, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधित जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। तो देखिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है। अपन कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति है जो मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल स्वयंगों व आवेगों से चालित होता है। इसीलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में सबको मताधिकार, मत देने का अधिकार
प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिहीन जो लोग हैं, जिसको लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं है, वो अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है वो भी दूसरों के माध्यम से करते हैं। या मान लीजिए कोई बुढ़ा है, मतलब केवल सांसें चलती हैं, उनका भी मतदान करवाया जाता है। तब कहा गया है कि लोकतंत्र की जो व्यक्ति संबंधी जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। अगला आता है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। तो देखिए, लोकतंत्र में प्राय गुणों की बजाय अब जातिवाद का बोलबाला अधिक है, या अपन कह सकते हैं अधिक संख्या पर बल दिया जाता है। यानी जिस समुदाय की जनसंख्या अधिक है उसी समुदाय का ही प्रतिनिधि वो चुना जाता है। तो इसके अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं और शासन में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इस शासन प्रणाली से अलग हो जाते हैं और इस शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभाते हैं। शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भी भ्रमपूर्ण है। तो देखिए, लोकतंत्र में कहा गया है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है। लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए तो इससे काफ़ी भिन्न है, क्योंकि जो कुछ ऐसे राजनीतिक दल बने हुए हैं जो केवल देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थों के लिए ही बने हुए हैं, या अपने राष्ट्र के हित बताकर प्रचार करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता को भड़काने का कार्य करते हैं। अगली विशेषता लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, समानता, भ्रमपूर्ण है। तो देखिए, लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं व समानताएं प्रदान करता है, किंतु ये व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि धन के अभाव के बिना हम समानता को अर्थहीन कह सकते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में जो जिसके पास धन होता है, धनवान लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, वो चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। अगला आता है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र शासन प्रणाली में प्राय माना जाता है जो बहुदलीय शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। लेकिन जो लोकतांत्रिक में राजनीतिक जो दल प्रणाली है उसमें अनेक दोष हैं और जब तक उन दोषों को दूर नहीं किया जाता है तब तक लोकतंत्र शासन प्रणाली को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो निर्माण है वो राष्ट्रीय हितों की बजाय अपने हितों का ध्यान दिया जाता है। छठा दोष अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। तो देखिए, जब भी कोई देश पर संकट आ जाता है, यहाँ अपन कह सकते हैं लोकतंत्र शासन प्रणाली में असफलता हाथ लग जाती है, तो कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं बल्कि एक दूसरे पर प्रत्यारोप करने का कार्य करते हैं। कभी भी विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। सार्वजनिक धन व समय में अपव्यय। तो देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली जब नीतियों का निर्धारण करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं, लंबे समय तक बैठ के चलती हैं, बहस होती हैं,
उसमें समय व धन दोनों की बर्बादी होती है। तो इसकी वजह से व्यवस्थापिका की जो ये लंबी प्रक्रिया है कानून निर्माण संबंधित, इसकी वजह से इस प्रक्रिया को समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली मानी गई है। इसके अलावा आम चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय धन व समय का भी चुनाव में दुरुपयोग होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत ही अधिक खर्चीली प्रणाली है, दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी धीमी है। 8वां दोष, उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, लेकिन आप देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो बड़ी मुश्किल से 50 या 60% ही मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी मतदाता निष्क्रिय हो जाते हैं और मतदान में अपनी भागीदारी नहीं निभाते हैं, जिसकी वजह से जो अयोग्य शासक या अयोग्य जो प्रतिनिधि होता है वो अपने कम संख्या बल के माध्यम से चुनाव जीत जाता है और अयोग्य व्यक्ति लोकतंत्र या राष्ट्रीय हितों की बजाय अवसरवादी प्रकृति के होते हैं। 9वां, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था है। तो देखिए, जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो उस समय कोई भी दल है वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, क्योंकि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, इसलिए इसको कमजोर शासन कहा जाता है। और इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय कभी भी संभव नहीं है। 10वां दोष, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक भी नहीं है। तो देखिए, आज हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व 2 भागों में बटा हुआ है, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका, समाजवादी का नेतृत्व रूस के द्वारा किया जाता है। इन दोनों के मध्य काफी लंबे समय तक शीत युद्ध भी चलता रहा था। तो देखिए, वर्तमान में जो हम यूरोप के अंदर बात करते हैं, लोकतांत्रिक राज्य युद्ध राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद